दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपने काम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के सवालों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान के कुछ सवालों के साथ आप लोगों के समक्ष हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों आज का सवाल हम शुरू करते हैं पहला इस वीडियो का। और आज का पहला सवाल है दोस्तों कि कोयले का जलना कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, कोयले का जलना जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। दोस्तों ये जो प्रक्रियाएं होती है रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं, इनमें थोड़ा सा हम जो डिफरेंस है, जो थोड़ा सा अंतर है उनको समझ लेते हैं। जो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों और जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें जो मेन डिफरेंस है वो एक तो ये है कि यदि आपको पूछा जाए कोई भी चीज़, यदि आपको पूछा जाए कोई भी चीज़ जल रही हो, जैसे हमने आपको पूछा कोयले का जलना, आपको पूछा गया मोमबत्ती का जलना, आपको पूछा गया लकड़ी का जलना कौन सी प्रक्रिया है, कागज़ का जलना कौन सी प्रक्रिया है, तो जलने वाली जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों वो रिवर्सिबल नहीं होती, वो प्रक्रियाएं रिवर्सिबल नहीं होती हैं और उनका जो कंपोजिशन है दोस्तों वो पहले कुछ होता है बाद में कुछ होता है। लेकिन जो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों उनका कंपोजिशन सेम रहता है। वो भले ही अपीयरेंस में आपको अलग अलग दिखाई दे लेकिन उनका कंपोजिशन, उनकी बनावट में दोस्तों कोई बदलाव नहीं होता और भौतिक प्रक्रियाएं रिवर्सिबल भी हो जाती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पानी है, पानी का बर्फ बनना कौन सी प्रक्रिया है, आपको पूछा जाए कि पानी जो है जब बर्फ बनता है तो ये कौन सी प्रक्रिया है, तो पानी का जो बर्फ बनना है ये एक भौतिक प्रक्रिया है। क्योंकि एक तो इसकी कंपोजिशन यानी कि बनावट में कोई चेंज नहीं आ रहा, दूसरा दोस्तों ये रिवर्सिबल है। पानी का जो हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ जो है पिघलने पर दोबारा पानी बन सकता है। आपसे यदि पूछा जाए कि पानी का भाप बनना कौन सी प्रक्रिया है, तो ये भी एक भौतिक प्रक्रिया ही है, क्योंकि पानी भाप बन गया लेकिन भाप से दोबारा वो पानी बन सकता है। परंतु इसके विपरीत यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों, आपको पूछा जाए कि दूध का दही में बनना कौन सी प्रक्रिया है, तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती, इसकी बनावट आप चेंज हो जाती है। आपको पूछा जाए केक का बनना कौन सी प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया भी रासायनिक प्रक्रिया है। यदि आपसे इसी तरीके से पूछा जाए कि लकड़ी का कटना कौन सी प्रक्रिया है, कांच का टूटना कौन सी प्रक्रिया है, कपड़े का फटना कौन सी प्रक्रिया है, तो ये सभी दोस्तों भौतिक प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि कांच टूटने के बाद कांच रहेगा, लकड़ी कटने के बाद भी लकड़ी ही रहेगी, तो उसकी बनावट में कोई भी फर्क नहीं होता। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया अपीयरेंस अलग अलग हो सकती है लेकिन कंपोजिशन उसकी सेम रहती है। तो यदि आपसे यहाँ से इस कंसेप्ट से कोई भी सवाल पूछा जाए, कुछ और पूछा जाए, तो आप ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी अनीमिया, ऑप्शन सी रिकेटस, ऑप्शन डी पायरिया। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अनीमिया जो है रक्त की कमी को ही कहते हैं। रक्त क्षीणता जिसे हम हिंदी में कहते हैं, रक्त की कमी से अनीमिया रोग होता है। ये सवाल दोस्तों आपसे यूं पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग या कौन सी बीमारी होती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी जब शरीर में या खून में हो जाती है उसे हम अनीमिया ही कहते हैं दोस्तों। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए। 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर दोस्तों, या फिर हम इसको यूं कह सकते हैं 12 से 16 ग्राम पर 100 ml, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। ल्यूकेमिया दोस्तों, रक्त के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाली एक बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। रिकेटस जो है हड्डियों को प्रभावित करता है। और पायरिया दोस्तों मसूड़ों में होने वाली एक बीमारी है जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला सवाल। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी ये सभी। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों नाभिकीय संलयन में दो छोटे परमाणुओं के नाभिक या दो हल्के परमाणुओं के नाभिक
आपस में मिल करके एक बड़े परमाणु का नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। जैसे इसमें हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक जो हैं इसमें हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है जिसमें दो छोटे तत्व आपस में मिलकर के बड़े तत्व का निर्माण करते हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं। तो नाभिकीय संलयन दोस्तों सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ यदि आपको पूछा जाए तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है तो आपका जवाब नाभिकीय संलयन ही होगा। यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका जवाब भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही होगा। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के लिए तापमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सूर्य में हो रही है, तभी हमें सूर्य से ऊर्जा मिल रही है। तो सूर्य की जो सरफेस होता है, सूर्य की जो सतह होती है, वहाँ पर जो तापमान होता है तकरीबन 5500 केल्विन से 6000 केल्विन के बीच में सूर्य की सतह का टेम्परेचर होता है, तभी वहाँ पे ये प्रक्रिया हो रही है। इसके विपरीत दोस्तों नाभिकीय विखंडन को यदि हम देखें, इसमें क्या होता है कि जो भारी तत्व का परमाणु होता है या भारी तत्व का जो नाभिक होता है वो टूट जाता है छोटे छोटे तत्वों के नाभिक में। तो इसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन। तो ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों हाइड्रोजन बम माफ़ कीजिएगा, जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम इसी सिद्धांत पे का परमाणु बम का जो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर जो नाभिकीय रिएक्टर है, यदि वो पूछा जाए कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तब भी हमारा जो जवाब होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों पेड़ पौधे जो खाना बनाने की, पेड़ पौधों के द्वारा जिस विधि के द्वारा खाना बनाया जाता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है, तब आपका जवाब होगा लिथियम। एक बार इस सवाल को समझते हैं दोस्तों। ये जो तत्व होता है, तत्व को हम 3 भागों में बांटते हैं। तत्व आपका धातु हो सकता है, तत्व दोस्तों आपका अधातु हो सकता है, या फिर तत्व आपका मिश्र धातु हो सकता है। दोस्तों ये तत्वों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। धातुओं और अधातुओं में आपको थोड़ा डिफरेंस मालूम होना चाहिए। धातुएं कठोर होती है दोस्तों, अधातुएं नरम होती है। धातुएं कठोर और अधातुएं नरम होती है। धातुओं में बिजली यानी कि विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। विद्युत और ऊष्मा जो है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें पास हो जाती है। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता। अधातुएं हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं और अधातुएं फीकी होती हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे हल्की धातु बताइए, तो सबसे हल्की धातु का आंसर होगा लिथियम। लेकिन आपको पूछा जाए सबसे हल्का तत्व बताइए, तो सबसे हल्का तत्व जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तत्व है वो धातु भी है, अधातु भी है और मिश्र धातु भी है। तो जिस तरह से आपसे सवाल पूछा जाए उसी सवाल का आप जवाब दीजिए। यदि आपको पूछा जाए सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ऑप्शन में लिथियम भी है और हाइड्रोजन भी है, तो आंसर आपका हाइड्रोजन ही होगा। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। उसके बाद दोस्तों हीलियम है। हीलियम का इस्तेमाल हम जो वायुयानों में हीलियम गैस भरी जाती है। और कार्बन को दोस्तों हम जो कार्बनिक यौगिक होते हैं या जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इसकी बैकबोन कहते हैं कार्बन तत्व को। आपको कुछ धातुओं और अधातुओं में थोड़ा सा और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। आपको कभी कभी सवाल पूछा जाता है निम्न में से कौन सी धातु है या कौन सी अधातु है। तो जो अधातुएं हैं उन्हें याद रखना बहुत आसान है, उन्हें आप याद रख सकते हैं। बाकी अधिकांश जो है जितने भी तत्व हैं उनमें अधिकांश धातुएं ही हैं। तो जो अधातुएं हैं, हाइड्रोजन आपका अधातु है, हीलियम आपका अधातु है। इसके अलावा दोस्तों जो कार्बन है ये भी आपकी अधातु है, नाइट्रोजन आपका अधातु है, ऑक्सीजन आपका अधातु है, फ्लोरीन भी अधातु है, नियॉन भी अधातु है, आर्गोन भी अधातु है, ब्रोमीन भी अधातु है और क्लोरीन भी अधातु है। तो इस तरीके से अधातुओं को आप याद रख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों आज का अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। आपको जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया है निम्न में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर या जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
तो जो तत्व की यदि बात करें तो धातु हो या फिर अधातु हो तो तत्व में आप दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो उस हिसाब से हमारा जो जवाब होगा वो ए तथा बी यानी कि पारा और ब्रोमीन ऐसे दो तत्व हैं जो कि सामान्य ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर दोस्तों तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है, तब आपका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा पारा या फिर मरकरी। एकमात्र ऐसी धातु है धातु यानी कि मेटल है जो कि सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। यदि आपको पूछा कौन सी अधातु जो है सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तब आपका जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा ब्रोमीन। तो इस तरह से आप सवालों को ध्यान से देखिए कि आपको सवाल क्या पूछा गया है। आप जवाब वही दीजिएगा जो आपसे सवाल पूछा गया है, वो जवाब नहीं दीजिएगा जो आपको आता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। तो आज दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अधिक से अधिक दोस्तों समय पढ़ाई के लिए लगाइए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेहनत कीजिए, आप सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि देखिए यदि हर चीज़ इतनी आसान होती तो आज हर इंसान जो है सफल होता। लेकिन आपको कुछ अलग पाने के लिए आपको अपना जो आपकी जो मंजिल है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए दोस्तों, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि यदि हम असफल हो रहे हैं तो क्या कारण है हम असफल हो रहे हैं। तो धीरे धीरे अपनी असफलताओं पे कार्य करते चलिए, एक ना एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि इसका बेनिफिट पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में आपसे दोबारा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।